ओके, राइट। सो आगे बढ़े, ऐसा करते हैं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, सो हमने पिछले सेशन में जावास्क्रिप्ट में ये जो सिंक्रोनस कॉन्सेप्ट होता है और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश की, है ना। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, है ना। आपके पास जो भी कोड है, पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। बट होता ये है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पर्टिकुलर कोड कुछ ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है ना। कुछ टाइम टेकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेब रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं वो, या फिर अपने मोबाइल डिवाइस में लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो, ऐसे अलग अलग टाइप के टाइम टेकिंग प्रोसेसेस होते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज होता है, ये हमने देख लिया, है ना, राइट। सो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जब भी आप यूज करते हैं, हमें क्या पता है, जैसे ही आप कोई भी एसिंक्रोनस जेएस का प्रोसेस शुरू करेंगे, इमीडिएटली एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, ये हमने समझा था, है ना। और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का स्टेट जो है ना, उसका करंट स्टेट क्या है वो भी स्टोर किया जाता है उसमें, है ना। सो स्टेट्स क्या क्या होते हैं, या तो रिजॉल्व होगा, या फिर रिजेक्टेड होगा, या फिर तीसरा पेंडिंग। ओके, जैसे ही आपका प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो पेंडिंग में पड़ जाता है ना, मतलब उसका अपडेट जो है वो अभी तक पहुंचा नहीं है हमारे पास, है ना। तो जैसे ही पेंडिंग में पहुंचेगा, उसके बाद अगर प्रोसेस चल गया, है ना, जो भी आप अचीव करना चाहते थे वो फुलफिल हो गया, तो कौन से स्टेट में जाएगा? रिजॉल्व नाम के स्टेट में जाएगा, और फिर वहां पे कोई भी कॉल बैक फंक्शन, कोई भी कोड हमने लिखा हो, तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो जैसे ही जो भी आप एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वाला कोड लिख रहे हैं, कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इनिशियली पेंडिंग में होगा, अगर काम चल गया तो डॉट देन ऑफ नाम के कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाएगा रिजल्ट स्टेट में, अगर फेल हो गया तो रिजेक्टेड स्टेट में जाएगा, वहां पे डॉट कैच ऑफ नाम का ये जो फंक्शन होगा वो यूज किया जाएगा, है ना। तो रिजॉल्व और रिजेक्टेड नाम के स्टेट्स होते हैं, और इनको हैंडल करने के लिए, इन स्टेट्स को हैंडल करने के लिए देन सिंटैक्स होता है, कैच सिंटैक्स होता है, और आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, ये भी आपने सीख लिया था। ओके, राइट। सो ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। ओके, राइट। सो आज के सेशन में जो है प्रोमिसेस जब है ना, तो उनको हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जरूरत पड़ने पे, अगर आपको जरूरी हो तो आप प्रोमिसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखेंगे, और फिर उन प्रोमिसेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे कंज्यूम करना है, उसके बारे में समझेंगे, राइट। सो रिजॉल्व नाम का मेथड होता है, रिजेक्ट नाम का मेथड होता है, और एक और नया बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एसिंक अवेट। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जब हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं, है ना, सो स्ट्रिंग्स आप जानते ही हैं, राइट। सो उनके साथ जब आप काम करते हैं तो टिपिकली कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं जो हमें सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट। और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको जब हम यूज करेंगे तो हमारे लिए ये ऐसा प्रोसेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो उसके लिए जो है हम कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड भी देखेंगे। ओके, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जब भी आप एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के कोड स्टाइल होते हैं फंडामेंटली, राइट। सो जब भी आप देखें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में, यहाँ पे दो टाइप के एसिंक्रोनस कोड स्टाइल्स होते हैं। ओके, एक होता है कॉल बैक बेस्ड, और दूसरा होता है प्रॉमिस बेस्ड। ओके, राइट। सो ये कॉल बैक बेस्ड जो है टिपिकली आपके कॉल बैक फंक्शन पे डिपेंड करता है ना, जैसे कि सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, ये सारे के सारे अप्रोचेस जो होते हैं ये कॉल बैक बेस्ड होते हैं। इन द सेंस ये एक ओल्डर स्टाइल है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होता। ओके, सो कॉल बैक बेस्ड फंक्शंस जो होते हैं, या फिर कॉल बैक बेस्ड मेथड्स जो होते हैं, या फिर कॉल बैक बेस्ड एसिंक्रोनस कोड जो होता है, वहां पे ऐसे मान लीजिए कि ये कॉल बैक फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, मतलब आप जैसे कोड लिखेंगे वहां पे कॉल बैक फंक्शंस का होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। ओके, ये ओल्डर स्टाइल है। ओके, और नया स्टाइल क्या है? प्रॉमिस बेस्ड, है ना, ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, राइट। सो प्रॉमिस बेस में क्या होता है? प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को लेते ही आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और जो भी प्रोसेसिंग करनी है उसको लेके ही करेंगे, है ना। हमेशा याद रखिएगा कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की बात जब आप करेंगे तो दो टाइप के स्टाइल्स होते हैं यहाँ पे कोड लिखने के। ओके, एक होता है कॉल बैक बेस्ड, एक होता है प्रॉमिस बेस्ड। ओके, तो हमारी जरूरत के मुताबिक जैसे जैसे हमें आगे बढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, कैसा आउटकम चाहते हैं हम, उसके मुताबिक हम इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, है ना। बट मॉडर्न तरीका क्या है? प्रॉमिस बेस्ड। ओके, राइट। तो जब भी आप प्रॉमिस बेस्ड के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये तो पता है कि जैसे ही आप ऑपरेशन शुरू करेंगे तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा, है ना, वो बाय डिफॉल्ट है। अगर मान लीजिए आपको खुद क्रिएट करना है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, तो कुछ ऐसे लिखेंगे आप, है ना। सो प्रॉमिसेस क्या है? एक मॉडर्न तरीका है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने का, और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है ना। तो अगर आप खुद का एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होगा, राइट। सो कांस्टेंट, जो भी जैसे हम लेट लिखते हैं वैसे ही कॉन्स्ट लिखेंगे, और फिर जो भी हम उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो माई प्रॉमिस दे देते हैं यहाँ पे। ओके, इक्वल टू न्यू प्रॉमिस ऑफ, राइट। सो जब भी आप ये न्यू प्रॉमिस ऑफ कॉल करते हैं, होता ये है कि एक कॉल बैक फंक्शन यूज किया जाएगा जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक रिजॉल्व वाला, एक रिजेक्ट वाला, है ना। हमें पता है कि टिपिकली हर एक पर्टिकुलर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कोड का आउटकम जो है या तो रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब फुलफिल होकर रिजॉल्व स्टेट में चले जाएगा, या फिर फेल होकर रिजेक्टेड स्टेट में चले जाएगा, है ना। दो ही स्टेट्स होते हैं फंडामेंटली, राइट। सो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, राइट। सो होता ये है कि इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू, माई प्रॉमिस मतलब आप कोई भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, राइट। न्यू प्रॉमिस ऑफ, जब जैसे ही आप न्यू प्रॉमिस ऑफ लिखेंगे तो एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिख रहे हैं हम, है ना, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्टली हमने एरो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो
रिजॉल्व फंक्शन लिखेंगे, रिजेक्ट फंक्शन लिखेंगे, जो भी बेसिकली आर्गुमेंट्स पास करना चाहते हैं वो। ओके, सो अगर रिजॉल्व हो गया तो क्या करना है, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है, वो वाले आर्गुमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। ओके, और फिर इसको हमने बना दिया एक एरो फंक्शन। ओके, इंप्लाइज मतलब एरो दे दिया, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम एसिंक्रोनस टास्क करना चाहते हैं, जो भी हमारा कोड होगा वो मेंशन करेंगे और फिर फ्लावर ब्रैकेट्स को और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। राइट, सो ये पूरा का पूरा सेट जो है, ये न्यू प्रॉमिस ऑफ, रिजॉल्व फंक्शन, रिजेक्ट फंक्शन, ये सारा सेट जो है इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटर फंक्शन। ओके, जो अंदर हम कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटर फंक्शन। ओके, राइट, समझ लिया आपने, है ना। एक और बार दोहरा लेते हैं इसको। राइट, सो अगर आपको अपना खुद का कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वहां पे कैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू, जैसे आप लिखना चाहते हैं वो, राइट, इक्वल टू न्यू प्रॉमिस ऑफ। ओके, न्यू प्रॉमिस ऑफ करके लिखेंगे, उसके अंदर आप एक एग्जीक्यूटर कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं। ओके, राइट, और उस एग्जीक्यूटर कॉलबैक फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स होते हैं और उसको हमने एक पर्टिकुलर एरो फंक्शन की तरह लिख लिया है। ओके, वो दो आर्गुमेंट्स क्या है, जो आपका रिजॉल्व स्टेट में जाने वाला फंक्शन होगा वो वाला एक आर्गुमेंट हो जाएगा, और फिर अगर रिजेक्ट स्टेट में जाना है तो उसका एक फंक्शन वाला आर्गुमेंट जो है वो बन जाएगा। राइट, सो जैसे जैसे हम चाहते हैं कि कौन कौन से एसिंक्रोनस टास्क क्रिएट करने हैं, क्या क्या करना है, उनको इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं हम। राइट, सो ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है इसके अंदर लिखेंगे। राइट, घबराइए मत, आगे चलते हुए इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, राइट, बट अगर आपको अपना प्रॉमिस खुद क्रिएट करना है, कोई भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आप। राइट, सो मान लीजिए आप एक क्रिएट करना चाहते हैं प्रॉमिस। ओके, सो हमें क्या पता है ऑलरेडी, ये जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस तो हैं, बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होता है ना, बाय डिफॉल्ट ये कॉल बैक फंक्शंस की तरह काम करते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए इनको हमें एक पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देना है तो क्या करना होगा। राइट, हम अपना खुद का एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो जैसे आप कोड में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू। राइट, सो हमने माई प्रॉमिस इक्वल टू दे दिया और एक डायरेक्टली हमने दे दिया एक एरो फंक्शन। ओके, ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है, एरो लिख लिया और उसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस ऑफ, है ना। जब भी माई प्रॉमिस को कॉल किया जाएगा सबसे पहले एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होके, है ना, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या कर रहे हैं हम, जो भी एसिंक्रोनस टास्क हम करना चाहते हैं उस एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर लिखेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो न्यू प्रॉमिस ऑफ, उसके अंदर हमने एक और एरो फंक्शन लिखा हुआ है ना। राइट, सो न्यू प्रॉमिस ऑफ को जब भी कॉल किया जाएगा होगा ये कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके साथ ही साथ जो भी हमने कॉल बैक फंक्शन लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट्स के अंदर रिजॉल्व वाला स्टेट होगा, रिजेक्ट वाला स्टेट होगा, और वो जाके एक एरो फंक्शन के अंदर बैठेगा और फिर वो एरो फंक्शन के अंदर जो हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन है वहां पे सेट टाइम आउट लिख लिया हमने। राइट, और टाइम क्या दे दिया हमने, 1000 सेकंड्स, 1000 मिली सेकंड्स, मतलब 1 सेकंड का टाइम आउट दे दिया। राइट, सो फंडामेंटली हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ऐड किया जो कि एक एरो फंक्शन है। ओके, एट द सेम टाइम हमने वहां पे आर्गुमेंट्स दे दिया रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व स्टेट में है तो क्या करना है, रिजॉल्व वाला फंक्शन आपको दिख रहा है ना, सेट टाइम आउट ऑफ के अंदर एक और एरो फंक्शन लिखा जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है रिजॉल्व। राइट, सो रिजॉल्व वाला मेथड जो है उसको कॉल किया जाएगा। राइट, सो ऐसे लिखने की वजह से क्या होगा, अगर रिजॉल्व स्टेट में जाएगा तो वहां पे जाके, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूट हुआ है तो कंडीशन क्या है, वहां पे रिजॉल्व स्टेट में चला गया, इसका मतलब क्या है, फुलफिल हो गया, और फुलफिल होने पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, डॉट देन ऑफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपका एसिंक्रोनस टास्क जो है सक्सेसफुली फुलफिल हो जाता है तो ऑब्वियसली रिजॉल्व स्टेट में जाएगा और रिजॉल्व मेथड को कॉल करने की वजह से बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में डॉट देन ऑफ वाला फंक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। राइट, सो कुछ ऐसे लिखा जाता है इसको। ओके, सो ऐसा करते हैं कि ये जो कोड है हम इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं। ओके, चलिए। राइट, सो ये जो console.log है इसको निकाल लेते हैं। ओके, और फिर मान लीजिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू, राइट, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली एक एरो फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं देते हैं, इसको बना दिया एरो फंक्शन, इसके अंदर जाके हम लिखेंगे सारी चीजें। राइट, सो हमने इसको सेमीकोलन दे दिया। ओके, राइट, सो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है ना। सो रिटर्न न्यू प्रॉमिस ऑफ। राइट, सो ये वाला पार्ट जो है इसको रिटर्न करना है ना। राइट, जाहिर सी बात है। तो यहां पे हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली कि ये जो हमने न्यू प्रॉमिस लिखा हुआ है ना, न्यू प्रॉमिस ऑफ, यहां पे इसके अंदर जाके लिखना होगा एक और कॉल बैक फंक्शन, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहां पे क्या करेंगे, ये रिजॉल्व, या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा, है ना। सो रिजॉल्व वाला फंक्शन ऐड कर लिया, रिजेक्ट वाला कंडीशन भी ऐड कर लिया हमने, है ना। और इसको भी हम बनाना चाहते हैं एक एरो फंक्शन, है ना। तो यहां पे लिख देंगे एरो, इसके अंदर आ जाएगा ये। ओके, तो इसको जरा सा ऐसे मूव कर लेते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या करना है, हमें सेट टाइम आउट वाला फंक्शन लिखना होगा, है ना। हमें क्या पता है, माई प्रॉमिस इक्वल टू एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं जो भी हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन है ना। जब भी एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, है ना। और उस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, जो भी हमारा एसिंक्रोनस टास्क है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट ऑफ, ये जो फंक्शन है हमारे पास, है ना। सो ये बाय डिफॉल्ट वाला फंक्शन है, तो इसको हम बनाना चाहते हैं एक एरो फंक्शन, है ना। और ये टाइम जो है हम 1 सेकंड रखना चाहते हैं, 10 मिली सेकंड नहीं। तो 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड, राइट, 1 सेकंड लिख लिया हमने, है ना। और फिर उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको निकाल देते हैं और इसके अंदर इसको बनाएंगे हम एक एरो फंक्शन। ओके, जिसके अंदर हम लिखेंगे रिजॉल्व वाला फंक्शन। राइट, सो रिजॉल्व लिख लिया, है ना। रिजॉल्व को हमने कॉल कर लिया, जैसे ही रिजॉल्व को कॉल किया जाएगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा,
हमारा डॉट देन ऑफ वाला स्टेट जो है, डॉट देन ऑफ वाला मेथड जो है, कॉल बैक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए इसको एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर से अच्छे से समझते हैं, फिर जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, राइट। हमें क्या पता है, अगर हमें अपना खुद का कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्या करना होगा, जो भी हम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं वो, मतलब इसको बाद में बदल नहीं सकते। ओके, न्यू प्रॉमिस ऑफ लिख लिया। ओके, ये जब भी इस पर्टिकुलर माई प्रॉमिस ऑफ वाले मेथड को कॉल किया जाएगा, ये न्यू प्रॉमिस जो है इसको रन किया जाएगा, है ना। ये जो न्यू प्रॉमिस हमने क्रिएट किया है, एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। और हमें क्या पता है, ये जो सेट टाइम और सेट इंटरवल ऐसे फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस हैं, बट एट द सेम टाइम कॉल बैक फंक्शन है जो पुराना तरीका है ना। अगर हमें इनको अच्छे से हैंडल करना है, अगर हमें इसको अपने कंट्रोल में लेना है, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये हमने समझ लिया, है ना, राइट। तो क्या कर रहे हैं, एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, है ना, जहां पे ये सारी चीजें जो है उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एग्जीक्यूट होना है वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, और उस एग्जीक्यूटर फंक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, है ना। सो रिजॉल्व जो हो गया तो वो वाला फंक्शन वाला आर्गुमेंट होना चाहिए, और अगर रिजेक्ट हो गया इन द सेंस फेल हो गया वो ऑपरेशन, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, है ना, जाहिर सी बात है। ओके, सो रिजॉल्व वाले स्टेट को लिया हमने, वहां पे एक एरो फंक्शन बनाया जिसके अंदर सेट टाइम आउट वाला मेथड जो है वो लिखा, है ना। और हमें क्या पता है, सेट टाइम आउट भी खुद एक फंक्शन है। ओके, एक अल्टीमेटली एक कॉल बैक फंक्शन ही है। ओके, तो उसको भी बना दिया हमने एक और एरो फंक्शन, जिसके अंदर हमने ले जाके लिखा रिजॉल्व। राइट, सो समझ आ गया आपको, है ना। तो फाइनली क्या करना होगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करना होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो माई प्रॉमिस वाला फंक्शन है इसको कॉल करेंगे हम, राइट। और जब हम इसको रन करेंगे तो क्या हुआ, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो गया, है ना। प्रॉमिस का स्टेटस जो है अभी रिजॉल्व आ गया, क्यों, क्योंकि हमने रिजॉल्व वाले मेथड को कॉल किया है ना। और फिर करंटली वैल्यू जो है उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की है, इसलिए अनडिफाइंड है, राइट। बट फंडामेंटली क्या हुआ, हमने अपना खुद का एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो फंडामेंटली हमें क्या समझना है, यहाँ पे जब भी आप एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे हमने अभी देखा था, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, राइट। सो न्यू प्रॉमिस ऑफ, उसके अंदर एग्जीक्यूटर फंक्शन होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व का रिजेक्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दे दिए, दोनों खुद ही एक एक फंक्शन है। ओके, मतलब रिजॉल्व को कॉल कर सकते हैं, रिजेक्ट को कॉल कर सकते हैं, और जरूरत के मुताबिक वो काम करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। जब आप इसको रन करेंगे तो जैसे ही रिजॉल्व स्टेट में जाएगा, ये डॉट देन ऑफ जो भी लिखा होगा वहां पे बैकग्राउंड में, जो भी इंटरनली लिखा होगा वो वाला काम एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमारे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। ओके, राइट। सो मान लीजिए रिजॉल्व हमने रन कर दिया और बैकग्राउंड में मान लीजिए वहां पे कोई ना कोई काम चल रहा है। ओके, सो उसको एक्सेस करना है, या फिर डायरेक्टली जैसे ही आप रिजॉल्व को रन करेंगे तो वहां पे आपको कोई चीज दिखानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉमिस रिजॉल्व लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। जैसे ही आप इसको रन करेंगे आउटपुट जो है प्रॉमिस रिजॉल्व नाम का आउटपुट जो है वो आ जाना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट, है ना। सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर हैं। ओके, और हमें क्या पता है, बेसिकली अगर कोई भी काम करवाना है यहाँ पे, मतलब अगर रिजॉल्व हो गया तो उसको हैंडल करने के लिए थोड़े बहुत तो चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। मान लीजिए जैसे हमने रिजॉल्व के अंदर लिख लिया, जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा इसको प्रिंट करना है, मतलब कुछ ऐसे प्रिंट करना होगा जैसे कि 1 सेकेंड लेटर कमा प्रॉमिस रिजॉल्व। ओके, और ये 1000 मिलीसेकंड्स रहेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको हैंडल करना होगा, है ना। और हमें क्या पता है, जैसे ही इस पर्टिकुलर रिजॉल्व वाले फंक्शन को कॉल किया जाएगा, स्टेट जो है डॉट रिजॉल्व के अंदर जाएगा, और फिर वहां पे जो डॉट देन ऑफ वाला फंक्शन होता है उसको एक्सेस करना होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते टाइम पे ही इसका एक डॉट देन लिखना पड़ेगा, राइट। सो जैसे ही रिजॉल्व कॉल हो गया, ये डॉट देन वाले पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन के लिए ढूंढेगा, है ना। तो फिर वहां पे ले जाके हमें लिखना होगा एक पर्टिकुलर डॉट देन वाला फंक्शन, जिसके अंदर जो भी काम करना है वो, है ना, जाहिर सी बात है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट अगर काम कर गया तो हमें क्या करना है, डॉट देन ऑफ वाला कॉल बैक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा, है ना। तो इसको हैंडल करने के लिए, जो रिजॉल्व जो है इसको हैंडल करने के लिए चलिए लिखते हैं एक डॉट देन वाला फंक्शन। ओके, राइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं माई प्रॉमिस ऑफ, राइट। सो ये माई प्रॉमिस ऑफ लिख लिया हमने, डॉट देन ऑफ, है ना, जाहिर सी बात है। ये डॉट देन ऑफ वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो डॉट देन ऑफ है इसके अंदर ले जाके लिखेंगे हम एक एरो फंक्शन। ओके, सो जिसके अंदर होगा ये बेसिकली फ्रॉम रिजॉल्व, है ना। सो फ्रॉम रिजॉल्व मतलब रिजॉल्व से जो भी आउटपुट मिला है वो वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम रिजॉल्व वाले आर्गुमेंट को लेंगे और वो एरो फंक्शन क्या करेगा, सीधा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑफ, बेसिकली ये जो फ्रॉम रिजॉल्व है ना, रिजॉल्व से जो भी मिला है, ओके, उसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम रिजॉल्व। ओके, और इसको ऐसे कवर कर लिया, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई प्रॉमिस। ओके, इसको कॉल किया हमने, है ना। कॉल करने के बाद जैसे ही ये रिजॉल्व वाले स्टेट में जाता है तो क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करना होगा, है ना। सो हमें क्या पता है, अगर रिजॉल्व स्टेट में चला गया तो वहां पे जो डॉट देन ऑफ वाला कॉल बैक फंक्शन होगा उसको यूज करना है, उसको एक्सेस करना है करके, राइट। सो डॉट देन ऑफ लिख लिया हमने, है ना। उसके अंदर क्या है, हमने एक ऐसा कॉल बैक फंक्शन लिखा जो भी रिजॉल्व से जो भी आउटपुट मिलता है उसको फ्रॉम रिजॉल्व नाम के आर्गुमेंट के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, राइट। सो जैसे ही हम इसको रन करेंगे क्या हुआ, सो 1 सेकंड लेटर, है ना, 1 सेकंड लेटर 1000 मिली के बाद प्रॉमिस रिजॉल्व वाला स्टेटमेंट जो है वो आ
गया, है ना। और जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने ये पहले लिखा हुआ है, ये माई प्रॉमिस ऑफ डॉट देन ऑफ लिखा जो लिखा है हमने, ये कंसोल डॉट लॉग ऑफ माई प्रॉमिस से पहले ही लिखा है। बट हुआ क्या, सबसे पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद जाके ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, है ना, एसिंक्रोनस। ओके राइट, सो ऐसे लिखा जा। तो जैसे ही आपने माई प्रॉमिस ऑफ डॉट देन ऑफ फ्रॉम रिजॉल्व ऐसी सारी चीजें लिखी, तो वहां पे क्या हुआ, हमें जैसा आउटपुट चाहिए था उस पर्टिकुलर आउटपुट को ले लिया हमने, है ना। हुआ कि जैसे ही आपने उस एसिंक्रोनस फंक्शन को स्टार्ट किया, हमने एक न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उसके लिए, है ना। और हमें क्या पता है, सेट टाइम और सेट इंटरवल ऐसे फंक्शंस जो होते हैं ये कॉल बैक फंक्शंस की तरह काम करते हैं, इवन दो दे आर एसिंक्रोनस फंक्शंस, है ना। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होने के बावजूद वो कॉल बैक फंक्शंस की तरह काम करते हैं, और पुराना तरीका है ये हमने समझ लिया, है ना। तो उनको हैंडल करने के लिए, उनको अच्छे से हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वहां से किसी भी पर्टिकुलर आर्गुमेंट को रिजॉल्व स्टेट में भेजना या रिजेक्ट स्टेट में भेजना, ऐसा काम जो है वो करते हैं हम, है ना। राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो अगर मान लीजिए ये था रिजॉल्व वाला सिचुएशन, है ना। अगर मान लीजिए हमने रिजेक्ट वाला केस कॉल किया तो क्या होगा, रिजेक्ट वाले केस में क्या होगा, फेलियर केसेस में डॉट देन के बजाय डॉट कैच ऑफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। और उसके लिए हमें रिजॉल्व के बजाय रिजेक्ट वाला पार्ट जो है वो यूज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, रिजॉल्व ऑफ प्रॉमिस रिजॉल्व के बजाय हमने क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट ऑफ प्रॉमिस रिजेक्टेड, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो जब भी ये रिजेक्ट वाला पार्ट कॉल किया जाएगा, वहां पे डॉट कैच ऑफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके राइट, और उसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम, राइट। सो माई प्रॉमिस ऑफ डॉट देन फ्रॉम रिजॉल्व ऐसे लिखेंगे, जो वैसा का वैसा ही है। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कैच ऑफ फ्रॉम रिजेक्ट। ओके राइट, सो क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो डॉट देन ऑफ वाला पार्ट जो है वो, और अगर फेल हो गया तो डॉट कैच वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना है ना। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, सो हमें क्या पता है बेसिकली, अगर सेट टाइम आउट चल गया, अगर वो काम कर गया, तो रिजॉल्व वाला फंक्शन जो है वो कॉल करना है। ओके, अगर नहीं तो हमें क्या करना होगा, इसको जरा सा कमेंट कर लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजेक्ट को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, ओके, 1 सेकेंड लेटर प्रॉमिस रिजेक्टेड। ओके राइट, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व वाला पुराना आउटपुट है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रॉमिस रिजेक्टेड आफ्टर 1 सेकंड। ओके, सो ये लिख लिया हमने। ओके, और फिर इसके बाद क्या करना होगा, इसको हैंडल करने के लिए एक डॉट कैच वाला पार्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या करेंगे, डॉट देन के बाद बाजू में, ओके, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैच ऑफ। ओके, ये जो डॉट कैच ऑफ वाला पार्ट है इसको लिखना पड़ेगा, है ना, जिसके अंदर हम लिखेंगे फ्रॉम रिजेक्ट। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर रिजॉल्व के लिए फ्रॉम रिजॉल्व लिखा है तो हम यहाँ पे फ्रॉम रिजेक्ट ही लिखेंगे, है ना। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक एरो फंक्शन जिसके अंदर होगा फ्रॉम रिजेक्ट। ओके, डॉट कैच को जरा सा नीचे ला देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ओके राइट, सो डॉट देन को भी लिख लिया हमने, इस पार्ट को जरा सा अंदर भेज दिया। राइट, सो ये जो फ्रॉम रिजेक्ट है ये वाला पार्ट हैंडल करना होगा अभी, है ना। राइट, सो इसको जरा सा मूव कर लेते हैं। राइट, सो फ्रॉम रिजेक्ट ऑफ जैसे ही इसको रन किया जाएगा, ये भी एक एरो फंक्शन ही है ना। सो हमने एरो फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम ले जाके लिखेंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग ऑफ फ्रॉम रिजेक्ट। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो फ्रॉम रिजेक्ट है इसको हमने लिख लिया, है ना। राइट, और अभी हमें क्या पता है बेसिकली, एक तो है कि सेट टाइम आउट जैसे ही रन होगा 1000 मिली सेकंड्स मतलब 1 सेकंड के बाद ये रिजेक्ट वाला पार्ट जो है वो कॉल हो जाएगा, है ना। और जैसे ही रिजेक्ट वाला पार्ट कॉल होगा, हमें क्या पता है, स्टेट रिजेक्टेड में चला गया तो डॉट कैच ऑफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। राइट, सो उसको जैसे ही हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, डॉट कैच ऑफ वाला पार्ट जो है वो लिखना पड़ेगा हमें, है ना, लिख लिया, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन फंक्शन है, एक कॉल बैक फंक्शन है जो फ्रॉम रिजेक्ट नाम के आर्गुमेंट को ले रहा है, और जो भी रिजेक्टेड में से जो भी आउटपुट इसको मिल रहा है, जो भी इनपुट हमने दिया, है ना, जैसे कि 1 सेकंड लेटर प्रॉमिस रिजेक्टेड जो है वो वाला पार्ट आके फ्रॉम रिजेक्ट में आ जाएगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं हम। ओके, जैसे ही हम रन करेंगे तो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड लेटर प्रॉमिस रिजेक्टेड वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हो गया, है ना। तो ऐसे लिखते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम अपने खुद का एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये एक मॉडर्न तरीका है बेसिकली। ओके, और पुराने तरीकों में जो ओल्डर वेज जो होते हैं, जो कॉल बैक फंक्शंस पे काम करते हैं, तो वो कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करते, इसीलिए जो है हमने पूरे के पूरे एसिंक्रोनस टास्क को ले जाके एक न्यू प्रॉमिस ऑफ वाले मेथड के अंदर रख दिया। उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद जो भी एसिंक्रोनस फंक्शन चलना चाहिए वो आ जाएगा, है ना। राइट, सो यहाँ पे मतलब आगे चलते हुए हम और भी कई सारे डिटेल्स देखेंगे, ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैसे यूज किए जाते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इसमें और भी कई सारी चीजें सीखेंगे। बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि पॉइंट नंबर 1, हम खुद एक अपना प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दूसरा, जब भी आप इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर एक एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है जो 2 आर्गुमेंट्स लेता है, एक रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट, क्योंकि जब भी आप प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है, पेंडिंग से लेके या तो सक्सेसफुल होकर रिजॉल्व वाले स्टेट में चले जाएगा, इसलिए रिजॉल्व वाला फंक्शन। ओके, या फिर फेल होकर रिजेक्टेड स्टेट में चले जाएगा, इसलिए रिजेक्ट वाला फंक्शन। ओके, सो रिजॉल्व कौन सी सिचुएशन में जाएगा, अगर जो भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो फुलफिल हो गया तो उसके बाद रिजॉल्व स्टेट में जाएगा, और फिर वहां पे हमें जो भी काम करना है उसको हैंडल करना होगा डॉट देन वाले कॉल बैक फंक्शन को यूज करके। राइट, और अगर रिजेक्ट स्टेट में चला गया तो वहां पे हमें जो है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिजेक्ट स्टेट में चला गया, इसलिए क्या होगा, वहां पे जो भी काम करना है उसको हैंडल करना पड़ेगा डॉट कैच वाले कॉल बैक फंक्शन को यूज करके। राइट, सो ऐसे हम मॉडर्न तरीके से प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं।
ओके, सो आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट में से कैसे हैंडल करना है ये भी आपने देख लिया है ना। तो जैसे ही 1 सेकंड के बाद जैसे हमने लिखा 1 सेकंड लेटर प्रॉमिस रिजेक्टेड ऐसा करके, राइट। सो ये एक मॉडर्न तरीका है, दैट्स प्रीटी सिंपल। ओके, राइट। चलिए अभी बात करते हैं एसिंक अवेट के बारे में। ओके, ये और भी मॉडर्न तरीका है। ऐसे मान लीजिए ये जो हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके लिख रहे हैं, सो इससे भी थोड़ा मॉडर्न तरीका ही है। ओके, सो ऐसे प्रॉमिसेस को हैंडल करने का, उनको कंज्यूम करने का जो है तरीका, ये उनसे भी और मॉडर्न है। ओके, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको एसिंक अवेट बुला लेते हैं अभी के लिए। ओके, सो यहाँ पे होता ये है कि हमें देन और कैच वाले स्टेटमेंट्स या कॉलबैक्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, और भी सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है ये। ओके, राइट। सो फंडामेंटली आपको बस इतना समझना है कि ये जो एसिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे प्रॉमिसेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर है ना, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डॉट देन डॉट कॉल या फिर डॉट कैच वाले कॉलबैक्स जो यूज करते हैं हम, सो उनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ओके, ये और भी मॉडर्न तरीका है, और भी सिंपल तरीका है, और आसानी से समझ आ जाएगा हमें। ओके, ये अवेट जो है इतना इंश्योर करता है कि जो भी आपने फेच यूआरएल लिखा हो या कोई भी काम लिखा हो, वो कंप्लीट हो जाए तभी जाके बाकी वाले स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, ऐसा इंश्योर करता है। ओके, सो इसको हम कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिख लिया हमने, जिसका नाम दे दिया हमने माई प्रॉमिस, है ना। एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया वहां पे, एसिंक नाम का कीवर्ड जो है वो यूज किया, राइट। एसिंक ब्रैकेट्स दे दिए जो एक एरो फंक्शन की तरफ जा रहा है। ओके, उसके अंदर हमने एसिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, राइट। सो एसिंक नाम के कीवर्ड को यूज करने के बाद उस फंक्शन के बॉडी के अंदर हमने लिखा जो भी एसिंक्रोनस कोड हमको रन करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, कौन से प्रॉमिस ऑब्जेक्ट 1, ये भी बदलेगा नहीं, है ना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, फेच यूआरएल 1। ओके, जो भी यूआरएल हमने दे दिया वो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फेच यूआरएल वाला काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, और उसके रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स 1 इक्वल टू अवेट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट 1। ओके, जैसे ही आप अवेट यूज करना शुरू करेंगे या फिर जैसे ही सबसे पहले आप फेच यूआरएल यूज करना शुरू करेंगे, होगा ये कि एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। उसके रिटर्न होने के साथ साथ उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, एक अवेट वाले कीवर्ड को ऐड कर लिया, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन जो है तब तक वेट करेगा जब तक या तो इस पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का स्टेटस जो है फुलफिल नहीं हो जाता या फिर रिजेक्ट नहीं हो जाता, है ना। तो जब भी आप एसिंक ऑपरेशन को एक ऐसे अवेट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो होगा ये कि आप इसको एक सिंक्रोनस ऑपरेशन की तरह रन करने पे मजबूर कर रहे हैं। ओके, राइट। सो सिंपली ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी आप एसिंक अवेट वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर एसिंक्रोनस ऑपरेशन को एक सिंक्रोनस ऑपरेशन की तरह काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। ओके, सो जैसे ही आप एसिंक लिखेंगे तो उसके अंदर जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, उसके साथ साथ जैसे आप अवेट लिखेंगे तो अवेट की वजह से जो है तब तक वेट करेगा। अवेट का मतलब वेट करना ही है ना। तो तब तक अवेट करेगा वो पर्टिकुलर फंक्शन जब तक वो पूरा का पूरा स्टेट बदल नहीं जाता, या तो फुलफिल या फिर रिजेक्ट। ओके, जब तक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट 1 कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद वाला कोड जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, राइट। सिमिलरली अगर आपको दूसरा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया फेच यूआरएल 2, ओके, और फिर वहां पे उसको हैंडल करने के लिए उसके रेस्पॉन्स में भी आपने डाल दिया अवेट। ओके, होगा ये कि जब तक फेच यूआरएल 2 वाला स्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीट इन द सेंस अगर वो कंप्लीट हो गया तो जाएगा फुलफिल्ड के अंदर या फिर रिजॉल्व के अंदर, अगर फेल हो गया तो रिजेक्टेड के अंदर जाएगा। ऐसे स्टेट बदलने तक ये वेट करता रहेगा। ओके, सो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट 2 भी वैसा का वैसा ही है। ओके, सो एसिंक अवेट के बारे में हमें क्या समझना है, एक ये और भी मॉडर्न तरीका है हैंडल करने का, और यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो जाए, जैसे ही आप अवेट लिखेंगे वो तब तक वेट करेगा जब तक जिस पर्टिकुलर एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए आपने अवेट लिखा हुआ है वो किसी कंप्लीटेड स्टेट में नहीं चले जाता। कंप्लीटेड मतलब या तो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा, बट जब तक उसका स्टेट नहीं बदल जाता तब तक कोड को वेट करवाएगा ये। ओके, आप इस एसिंक्रोनस ऑपरेशन को एक सिंक्रोनस ऑपरेशन की तरह रन करने पे मजबूर कर रहे हैं। ओके, राइट। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि दो रूल्स हैं, दो फंडामेंटल रूल्स हैं एसिंक अवेट को यूज करने का। ओके, एक तो ये कि एसिंक कीवर्ड जो है, एसिंक मतलब एसिंक्रोनस, ओके, सो वो वाला कीवर्ड जो है आपको फंक्शन के आगे यूज करना होगा, है ना। सो जो भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस करना चाहते हैं आप, उसके ठीक आगे यूज करना होगा। ओके, और वहीं पे यूज करना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। ओके, राइट। और फिर अवेट जो है एसिंक फंक्शन के अंदर ही लिखना होगा। ओके, सो जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सो पूरा का पूरा कांस्टेंट एसिंक्रोनस ऑपरेशन कहाँ पे है, कांस्टेंट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट 1 रेस्पॉन्स 1 इस फंक्शन के अंदर है। ओके, उस फंक्शन के आगे लिखना होगा हमें एसिंक। बेसिकली हम ये बता रहे हैं कोड को कि देखो भाई ये जो पूरा का पूरा लाइंस ऑफ कोड है ये एक एसिंक्रोनस कोड है, ऐसे बता रहे हैं हम। ओके, और उस कोड के अंदर ही हमें अवेट लिखना होगा। ओके, बस इतना याद रख लीजिए कि बिना एसिंक के देयर इज नो अवेट। ओके, इन दोनों का ऐसे टैंडम में रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। सो ये दो रूल्स का याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके समझते हैं इसको, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट यूआरएल इक्वल टू रिसोर्स यूआरएल हमने लिख लिया। ओके, रिसोर्स यूआरएल जो है आपके लिए चीट शीट में भी अवेलेबल होगा और हम यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाएंगे। ओके, उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो क्या लिखा हुआ है, डू नेटवर्क कॉल, एक नेटवर्क कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो है एक पर्टिकुलरली एसिंक्रोनस ऑपरेशन वाला फंक्शन है क्योंकि हम फेच ऑफ यूआरएल लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो
वहां पे क्या करेंगे, कांस्टेंट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट ऑफ फेच यूआरएल। जैसे ही ये फेच यूआरएल क्रिएट हो जाएगा, उसका एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना, उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को लाके रेस्पॉन्स नाम के कीवर्ड के अंदर रखेंगे और वो कीवर्ड तब तक वेट करेगा जब तक फेच यूआरएल का स्टेट या तो फुलफिल नहीं हो जाता या फिर रिजेक्ट नहीं हो जाता, है ना, राइट। सो उसके लिए हम रेस्पॉन्स तक अवेट करेंगे। उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स मिला है, हमें पता है पिछले एग्जाम्पल्स में कई बार डिस्कस किया था हमने कि जब भी आप फेच ऑफ यूआरएल लिखते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स आता है वो खुद एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है और उसको हैंडल करने के लिए हमें उसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा, ये हमने समझ लिया, है ना। सो जेसन डेटा इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन ऑफ। ओके, जैसे ही आप रेस्पॉन्स डॉट जेसन ऑफ को कॉल करेंगे वो एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक फिर से वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लिख लिया हमने कोड। ओके, सो बस ऐसे मान लीजिए कि जब आपने अवेट कीवर्ड जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के आगे रख दिया तो इसका मतलब है जब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका कोड जो है वेट करता रहेगा। ओके, राइट। सो चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको लिख के देखने की कोशिश करते हैं। ओके, राइट। ओके, सो हमारे पास क्या है, बेसिकली ये सारा का सारा कोड जो है इसको निकाल दिया हमने, डिलीट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें पहले यूआरएल को डिफाइन करना होगा, है ना। सो कांस्टेंट यूआरएल इक्वल टू, ये जो मेरे पास कोड यूआरएल ऑलरेडी ओपन है ना, apis.ccpp.in वाला कोड। ओके, सो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको लिख लिया हमने, राइट। सो यूआरएल हमने फिक्स कर लिया। ओके, अभी क्या करना है, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके लिए उसको हैंडल करना है ना, राइट। सो क्या करेंगे, कांस्टेंट, ओके, क्या चाहिए हमें, नेटवर्क कॉल करना है, इससे कोई भी आउटपुट जो है वो लाना है ना। सो डू नेटवर्क कॉल जो है हमने लिख लिया, इक्वल टू एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर हमें एक एरो फंक्शन लिखना होगा कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना, जो भी पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स यहाँ पे देने हैं वो, और उसके अंदर जो भी फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी लिखना है वो, है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिख रहे हैं और एसिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिंक लिखेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो भी ये ऑपरेशंस चल रही हैं ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, राइट। और फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें रेस्पॉन्स चाहिए होगा, किसका, फेच ऑफ यूआरएल का। ओके, तो इसलिए लिखेंगे कांस्टेंट, ये जो रेस्पॉन्स हमें चाहिए, राइट, इक्वल टू, ओके, फेच ऑफ यूआरएल। ओके, सो ये जो भी काम करना चाहिए करेगा, बट यहाँ पे क्या है, ये जो फेच ऑफ यूआरएल है ये एक पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा और उसके कंप्लीशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अवेट लिखना होगा। ओके, सो एसिंक्रोनस फंक्शन को हमने लिख लिया, उसके अंदर किन किन चीजों के लिए वेट करना है ये हम लिख रहे हैं। ओके, सो जैसे ही इसका इस पर्टिकुलर यूआरएल का स्टेज जो है या तो सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, तब तक ये वेट करता रहेगा। ओके, और फिर वेट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसको प्रिंट भी तो करना होगा, है ना। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, कंस्टेंट जेसन डेटा इक्वल टू, राइट, क्या चाहिए हमें, इस रेस्पॉन्स को एक जेसन की तरह प्रिंट करना है। ओके, सो जेसन ऑफ लिख लिया हमने, और हमें क्या पता है ये भी एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा, इसलिए इसको भी अवेट में लिख लेते हैं। ओके, सो अवेट रेस्पॉन्स ऑफ जेसन लिख लिया। ओके, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ऑफ, क्या चाहिए हमें, जो भी जेसन डेटा हमें मिला है वो, राइट। सो जेसन डेटा लिख लेते हैं। ओके, जेसन डेटा लिख लिया और फिर इस पूरी चीज को ले जाके हमें कॉल करना होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो ये जो डू नेटवर्क कॉल है इसको हमने कॉल कर लिया। ओके, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो होगा ये कि पहले फेच यूआरएल को कॉल करेंगे और अगर वो फुलफिल हो गया तो जाके रेस्पॉन्स आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये जेसन डेटा वाला स्टेज जो है वो कंप्लीट होगा, है ना। सो रेस्पॉन्स ऑफ जेसन आ जाएगा और फिर वहां पे हमने उसको भी वेट करवाया क्योंकि तब तक वो उसका आउटपुट आ जाना चाहिए, है ना। तो आ गया तो उसको प्रिंट कर लिया हमने। ओके, राइट। सो ऐसे आप डायरेक्टली जो है सक्सेसफुल कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें डॉट देन ऑफ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ओके, बहुत ही इजीली हमने इसको हैंडल कर लिया, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अवेट कीवर्ड रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के आगे, तो आपने बस ये डिफाइन कर दिया कि जब तक ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाए तब तक दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होने के चांसेस नहीं है। ओके, आप ऐसे फोर्स कर रहे हैं इसको, राइट। किसी एसिंक्रोनस पर्टिकुलर ऑपरेशन को आप सिंक्रोनस ऑपरेशन की तरह एग्जीक्यूट होने पे मजबूर कर रहे हैं आप। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो अगर एसिंक और अवेट के साथ फेच करना है और अगर सही आउटपुट आ गया तो कैसे हैंडल करना है ये हमने देख लिया, है ना। इसकी वजह से जो है जैसे ही हमने आउटपुट देखा वो वापस आ गया हमारा, है ना। अगर मान लीजिए कोई एरर आ गया, मतलब मान लीजिए यूआरएल में कोई गलती हो गई, ओके, तो उसके लिए जो है हम ट्राई कैच वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, राइट। सो डायरेक्टली अगर हमें फेच करना है तो उसके लिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अवेट ऑफ फेच यूआरएल ये सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें एरर हैंडल करना है तो होगा ये कि हमें ट्राई कैच वाला ब्लॉक जो है वो यूज करना पड़ेगा। इन द सेंस एसिंक्रोनस फंक्शन लिखेंगे हम, उस फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं उनको ट्राई के अंदर रख लेंगे। ओके, ट्राई कैच नाम के कॉन्सेप्ट की वजह से होता ये है कि आप बस बेसिकली प्रोग्राम को ये बता रहे हैं कि पहले ये ट्राई कर लो, अगर फेल हो गया तो जो भी एरर है उसको कैच के अंदर डाल दो, बस ऐसे लिख रहे हैं आप। ओके, राइट। सो कोड के अंदर सारा का सारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो है इसको हम लिखेंगे ट्राई पार्ट के अंदर। ओके, और कैच पार्ट जो है उस एरर को, अगर कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई एरर आ गया तो उस पर्टिकुलर एरर को कैच करने की कोशिश करेगा ये। ओके, राइट। चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं। ओके, चलिए। अभी हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक ट्राई कैच लिखना होगा हमें, है ना, राइट। सिंपली आप ऐसे मान लीजिए कि आप ट्राई लिखेंगे। ओके, ट्राई के अंदर कुछ कोड होगा और फिर कैच जो है कैच लिखेंगे उसके अंदर कुछ कोड होगा, राइट। बस ऐसे लिखना है आपको, राइट। ट्राई के अंदर क्या है,
ये सारा का सारा कोड जो है इसको कट कर लेते हैं, ओके, और फिर ट्राई के अंदर ले जाके लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे रख लिया हमने, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एसिंक्रोनस पार्ट है वो ट्राई के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ओके। और कैच ऑफ के अंदर, है ना, कैच के अंदर हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो भी एरर मिल रहा है उसको कैच करना होगा, है ना। सो जो भी एरर है, ओके, उसको लिखेंगे और फिर क्या करना होगा कैच के अंदर, कंसोल डॉट लॉग ऑफ जो भी एरर हमें मिला है वो, राइट। सो इसको हमने लिख लिया, ओके। सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एरर हैंडलिंग करनी है तो इस पर्टिकुलर चीज को हम ट्राई के अंदर डाल सकते हैं। जो भी हमारा एसिंक्रोनस कोड है उसको ट्राई के अंदर डालेंगे, उसको ट्राई किया जाएगा, मतलब कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ऑपरेशन जो है कैच के अंदर चला जाएगा और वो जो भी एरर है वहां पे हैंडल किया जाएगा, ओके, राइट। अगर मान लीजिए हमने इसको मतलब ccbp.in को ccbp डॉट ही रख दिया, ओके, मतलब यूआरएल को गलत कर दिया हमने, एज सिंपल एज दैट, ओके। और जब आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है ये ट्राई हो गया, इसको ट्राई किया गया और उसके बाद एरर को कैच किया गया, ओके, राइट। सो यहाँ पे ट्राई कैच को यूज करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग को करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और टाइप एरर क्या हुआ, फेल टू फेच, इसका मतलब है कि यूआरएल गलत है करके, राइट। एरर हैंडलिंग कैसे किया जाता है हमने देख लिया, है ना, राइट। सो हमेशा याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप एसिंक्रोनस फंक्शन यूज करेंगे, चाहे वो अवेट एसिंक अवेट में हो या फिर इन जनरल कोई भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, फंडामेंटली होता ये है कि एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को जो है रिटर्न करता है फॉर श्योर, ओके, राइट। सो फंडामेंटली अगर इसको एक्सेस करना है तो क्या कर सकते हैं हम, एक नया वेरिएबल बना के, जो भी डू नेटवर्क कॉल ऑफ जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो उस फंक्शन कॉल के साथ एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ये हमें पता है ना। तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को ले जाके एसिंक प्रॉमिस नाम के एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे और उस वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आएगा, ओके। जो भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है वो आएगा और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो भी मिल जाएगा हमें, ओके। चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं, ओके, राइट। सो ये जो ट्राई वाला पार्ट है इसको निकाल देते हैं अभी के लिए, ओके। सो या कैच एरर वाला पार्ट भी निकाल दिया हमने, राइट। सो ये जो डू नेटवर्क कॉल वाला पार्ट है इसको ले जाके रखेंगे हम बेसिकली एक एसिंक प्रॉमिस नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, राइट। सो मान लीजिए कांस्टेंट एसिंक प्रॉमिस इक्वल टू, राइट। सो ये भी डू नेटवर्क कॉल ऑफ जो है उसको कॉल कर लिया हमने, है ना। तो इसमें जो भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट वापस आएगा उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो एसिंक प्रॉमिस है इसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे तो ये एसिंक प्रॉमिस को कॉल होगा। एसिंक प्रॉमिस का मतलब क्या है, डू नेटवर्क कॉल ऑफ, है ना। जब ये डू नेटवर्क कॉल ऑफ फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये पर्टिकुलर एसिंक अवेट वाला फंक्शन पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा और आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे आएगा, राइट। सो प्रॉमिस जो है वो आ गया, है ना, राइट। सो अगर आप चाहें तो डू नेटवर्क कॉल ऑफ को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ओके। सो लिख लिया और जैसे हमने रन किया, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे टाइप एरर है, ओके। सो इसको भी हमने फिक्स कर लिया है, ओके। सो ऑब्जेक्ट जो है आ गया, है ना, राइट। सो बेसिकली हमें यहाँ पे इतना समझना है कि एसिंक अवेट जो है एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है, जहाँ पे डॉट देन डॉट कैच वाले फंक्शंस को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। और हमेशा याद रखिएगा बिना एसिंक कीवर्ड को यूज किया आप अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा, ओके, राइट। और एसिंक्रोनस, ओके, राइट। और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को जो है ये एक सिंक्रोनस ऑपरेशन की तरह काम करने पे मजबूर करता है, ओके। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो एसिंक फंक्शन को कैसे एक्सेस करना है, एसिंक ऑपरेशंस को कैसे हैंडल करना है ये हमने समझ लिया, है ना, राइट। सो अभी बात करते हैं हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के बारे में, ओके। सो फंडामेंटली जब भी हम डील करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ तो ढेर सारे ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ती है ना। तो स्ट्रिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए हमें, राइट, या फिर पूरे स्ट्रिंग को किसी और तरीके से प्रिंट करना है या फिर उसको कैपिटल कर देना है, ऐसे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस जो है उनकी जरूरत पड़ती है हमें, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में जो है ढेर सारे बिल्ट इन मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके आप स्ट्रिंग के साथ डील कर सकते हैं, ओके। स्ट्रिंग्स आपको पता ही है ना, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर बैकटिक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है ना। तो उनको हैंडल करने के लिए ढेर सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, जैसे कि ट्रिम है, स्लाइस है, टू अपर केस, कॉन्कैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। सो आज के सेशन में जो है ये जो ट्रिम है, स्लाइस है और टू अपर केस है इनका एग्जांपल देखेंगे हम, ओके। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं वो आपको चीट शीट में मिल जाएंगे, ओके। तो इन तीनों को जो है हम एक एग्जांपल की तरह देखेंगे, राइट। सो मान लीजिए ट्रिम ऑफ वाला मेथड जो है बेसिकली होता यह है कि कभी कभार जब भी आप स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं, डील करते हैं, तो होता यह है कि स्ट्रिंग के आगे और स्ट्रिंग के बाद में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस बच जाते हैं, ओके। सो मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ओके, उसके आगे दो स्पेसेस है, पीछे दो स्पेसेस है, ओके। और बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग जो है कुछ ज्यादा ही स्पेस कवर कर रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में सीधा हमें टेक्स्ट ही चाहिए तो क्या करना होगा, सीधा ट्रिम ऑफ वाला मेथड यूज कर सकते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ग्रीटिंग इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डबल स्पेस हेलो वर्ल्ड डबल स्पेस लिखा हुआ है, ओके। सो हेलो वर्ल्ड के आगे और पीछे दो दो स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा का, राइट। सो वहां पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ग्रीटिंग लिखा हमने तो वहां पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्पेसेस वाला हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। अगर हमने इसको ट्रिम किया तो होगा ये कि स्पेसेस जो आगे हैं, स्पेसेस जो पीछे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो बेसिकली हैं, राइट, उनको ट्रिम कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ओके। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर ले, ओके, राइट। सो इस कोड को निकाल देते हैं, ओके। कांस्टेंट ग्रीटिंग, सो अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो ग्रीटिंग हमने लिखा हुआ है, अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं हमें दिख रहे हैं, है ना, राइट। अगर हमने इसी के बजाय कंसोल डॉट लॉग ऑफ ग्रीटिंग डॉट ट्रिम ऑफ लिखा हमने
तो क्या होगा देखते हैं, राइट। तो जैसे हमने रन किया बिना किसी स्पेसेस के सीधा वही टेक्स्ट जो है हमने एक्सेस किया है ना, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको निकाल दिया हमने। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो ये था ट्रिम के बारे में। ओके अगर मान लीजिए आपके पास बड़ा सा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और उसमें से एक छोटा सा पार्ट आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्लाइस नाम का मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके बेसिकली जो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई भी सेक्शन आप एक्सेस करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को काट के स्लाइस करके वो एक नए स्ट्रिंग की तरह आपको आउटपुट दे देता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसा का वैसा रहेगा, बिना किसी मॉडिफिकेशन को यूज किए ही आप सीधा स्लाइस कर सकते हैं इसको, राइट। और यहाँ पे इंडेक्सेस के मुताबिक स्लाइसिंग होती है। ओके सो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 6 तक इंडेक्सेस हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, है ना। अगर मान लीजिए फ्रूट्स डॉट स्लाइस ऑफ 2,4 लिखा आपने, तो सेकंड इंडेक्स से शुरू होगा, थर्ड इंडेक्स तक चलेगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट से एक नंबर आगे तक चलेगा ये। ओके मान लीजिए अगर आपने फ्रूट्स डॉट स्लाइस ऑफ 2,4 लिखा, तो सेकंड इंडेक्स कंसीडर होगा, थर्ड इंडेक्स कंसीडर होगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे रुक जाना है आपको, राइट। सो फोर्थ इंडेक्स पे जो भी है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके राइट, तो जब भी आप स्लाइसिंग यूज करेंगे आपको इंडेक्सेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ओके फॉर एग्जांपल ऐसा देखते हैं, जो भी हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, राइट, द क्विक ब्राउन फॉक्स ऐसे करके, राइट। सो उसके अंदर 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक, है ना, THE और उसके बाद स्पेस है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, स्पेस, है ना। तो फोर्थ इंडेक्स से पहले तक 0 से शुरू होके जो एक्स इंडेक्स है उससे पहले तक हमें देखना होगा, है ना। तो द आ गया, है ना। सिमिलरली 2,3 लिखेंगे आप, सो सेकंड इंडेक्स पे शुरू होगा, जो भी सेकंड इंडेक्स पे है वो वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और फिर थर्ड इंडेक्स से आगे रुक जाएगा। ओके सो हम ये बेसिकली बता रहे हैं कि कहां से शुरू होना है, किसके आगे रुक जाना है। ओके हमेशा ये याद रख लीजिएगा। ओके चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके सो हमारे पास क्या है, ये ग्रीटिंग ऑफ हेलो वर्ल्ड है ना, ग्रीटिंग डॉट ट्रिम ऑफ, मान लीजिए हमें ये हेलो वाला पार्ट चाहिए। ओके हेलो वाले पार्ट के अंदर क्या है, 5 कैरेक्टर्स हैं, मतलब फोर्थ इंडेक्स होगा या फिर फिफ्थ इंडेक्स से पहले हमें प्रिंट करना है ना। ट्रिम ऑफ डॉट स्लाइस लिख सकते हैं हम। ओके डॉट स्लाइस ऑफ, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रिम करने के बाद इसको स्लाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके और हम यहाँ पे चेनिंग कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। ओके राइट, सो स्लाइस ऑफ मान लीजिए 0 से शुरू करेंगे और फिर फिफ्थ इंडेक्स के आगे रुक जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 4, ये वाले 5 कैरेक्टर जो है प्रिंट हो जाने चाहिए। ओके चलिए इसको रन करके देखते हैं। हेलो आ गया, है ना। अगर मान लीजिए 0 से लेके 4 तक लिखा हमने, सो HELL आ जाएगा। ओके सो ऐसे आप इसको ट्रिम कर सकते हैं और स्लाइस भी कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टुकड़े को आप प्रिंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके मान लीजिए आपने प्रोबेबली फिफ्थ इंडेक्स से शुरू किया और फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 5 है, ये 6 7 8, मान लीजिए 9 लिख लिया आपने। ओके सो WOR आ जाना चाहिए, राइट। सो जब हमने रन किया तो स्पेस के साथ WOR आया, क्यों, क्योंकि ये स्पेस जो है फिफ्थ इंडेक्स पे है। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो ये था स्लाइस के बारे में, ऑलराइट। अगर मान लीजिए कई कई बार ऐसा होता है कि मतलब जरूरत पड़ने पे सारे के सारे चीजों को जो है हमें कैपिटलाइज करना पड़ता है ना, अपर केस में लाना होता है, तो उसके लिए जो है एक और बिल्ट इन फंक्शन है, राइट। टू अपर केस नाम का एक मेथड होता है जो बेसिकली जो भी वैल्यू आपने भेजी है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके भेज देता है आपको, राइट। कंसोल डॉट लॉग ऑफ टेक्स्ट डॉट टू अपर केस जैसे ही लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस लिखना होगा आपको, राइट। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके ये जो ट्रिम है इसको स्लाइस को निकाल देते हैं, डॉट टू अपर केस। ओके यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि टू के अंदर टी स्मॉल है, अपर केस में यू कैपिटल है, सी कैपिटल है। ओके राइट, सो टू अपर केस ऑफ जब हम लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ओके सो क्या हुआ, सारी की सारी चीजें जो है अपर केस में आ गई, कैपिटलाइज हो गई, है ना। हेलो वर्ल्ड जो है कैपिटल लेटर्स में आ गया, अपर केस लेटर्स में। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके सो ये था अपर केस के बारे में। ऐसे ही ढेर सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं बिल्ट इन जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑफ है, कॉन्कैटिनेशन है, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, टू स्ट्रिंग, टू लोअर केस, सब स्ट्रिंग लेंथ, ऐसे ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसको आप यूज करके स्ट्रिंग्स के साथ काम कर सकते हैं। ओके ऐसे एग्जांपल्स जो है आपको चीट शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनको रेफर करके ट्राई आउट भी कर सकते हैं। ओके राइट, सो अगर हम समराइज करें कि आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, तो बेसिकली हमने क्या किया, अगर प्रॉमिसेस को क्रिएट करना है, अपने खुद के प्रॉमिसेस को क्रिएट करना है, तो क्या क्या चाहिए होगा ये देखा हमने, है ना। न्यू प्रॉमिस ऑफ नाम के मेथड को यूज करके आप एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उनको कंज्यूम करने के लिए रिजॉल्व नाम के फंक्शन को यूज कर रहे हैं, रिजेक्ट नाम के फंक्शन को यूज कर रहे हैं, है ना। ये एक मॉडर्न तरीका है, जैसे ही आप मतलब जो पुराने ओल्डर फंक्शंस हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, जो बाय डिफॉल्ट कॉल बैक फंक्शंस की तरह काम करती हैं, उनको आपने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स की तरह कन्वर्ट करके कैसे यूज करना है ये देख लिया। और उससे भी और भी मॉडर्न और भी इजीली अंडरस्टूड अप्रोच है एसिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट, है ना। आप बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एसिंक्रोनस ऑपरेशन को एक सिंक्रोनस ऑपरेशन की तरह काम करने पे मजबूर कर रहे हैं, है ना। जब भी आप अवेट लिखेंगे हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे आपने अवेट लिख दिया, जब तक वो पर्टिकुलर स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता कोड आगे नहीं बढ़ेगा। ओके राइट, सो एसिंक अवेट ऐसे यूज करते हैं, ये हमने देख लिया। और फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस कैसे कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। ओके राइट,